हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न साहित्य के, और ये आपके एचटेट, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बार बार आते रहते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो ये एचटेट एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चले, मैंने एक क्लास पहले डाल दी है एचटेट के लिए, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। वो तो अब शुरुआत करते हैं। सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर के रचयिता है निराला है, मोहन राकेश है, अमृतलाल नागर है, प्रेमचंद है। तो जो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर के रचयिता है। तो रचयिता शुद्ध देख लेंगे, च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ये पर आएगी। ठीक है, कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय, ये देखो व्याख्याता परीक्षा 2001 में पूछा गया है, तो ये बार बार में पूछे हुए प्रश्न है। अशोक के फूल निबंध के संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो ये अशोक के फूल किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है? तो याद रखेंगे ये क्या है? निबंध। अशोक के फूल निबंध संग्रह है, और किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। संपूर्ण कोर्स आपका, तब तक आपका एग्जाम आएगा, हम संपूर्ण कोर्स कर पढ़ेंगे, जिसमें आपका हिंदी साहित्य है, व्याकरण है, एनसीईआरटी है, और जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न भी हम करेंगे, और इनके प्रैक्टिस सेट भी जितने उस करें वो करेंगे। ठीक है, झरना काव्य संग्रह की रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी है, महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो झरना आपकी रचना रहेगी जयशंकर प्रसाद की। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारी रचनाएं मतलब याद करनी पड़ती हैं हमें। इसके लिए हमें क्या करें, तो कुछ ट्रिकें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं लॉजिक लगाकर। तो वो लॉजिक देखो, यहाँ कटा हुआ, अभी मैं खुद पीडीएफ बनाती हूँ और मेरा हाथ हिल जाता है। मैं इतनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ पीडीएफ वगैरह बनाने में, तो धुंधली दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है, तो शायद आपको भी आ रहा होगा। तो देखिए झरना, अब आपने देखा होगा जो शंकर जी हैं उनकी जटाओं से ऐसे ऐसे धारा निकलती रहती है, झरना समझ लीजिए। ठीक है, और जो गंगा निकलती है शंकर जी की जटाओं में, तो आप इसे याद रखेंगे भी झरना है वो किसकी जटाओं में निकलती है? शंकर की में। तो इसकी रचयिता रहेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि झरना वो किसी में भी नहीं निकलता है, जो झरना निकलता है शंकर की जटाओं से निकलता है, तो जयशंकर याद रखेंगे। भारत भारती काव्य के रचनाकार है, तो याद रखेंगे भारत भारती काव्य के रचनाकार। वैसे बहुत प्रसिद्ध रचना है, सभी को आती होगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तथ्य मैं आपको बताऊंगी। गोपाल सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। अब देखो, इस रचना के लिए ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। कई बार पूछा गया कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। अब राष्ट्र कवि इसकी क्यों कहा गया, ये भी आ सकता है भी किस रचना के लिए कहा गया, तो भारत भारती की रचना के लिए कहा गया। किसे कहा गया? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया। अब क्या है ना, राष्ट्र कवि इस रचना के लिए कहा गया, तो किसने किसी तो कहा होगा पहली बार, तो ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने इसे राष्ट्र कवि कहा है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा है। अब ये रचना पूछ ली गई कि कब लिखी गई, यानी किस सन में लिखी गई, तो आप याद रखेंगे 1912 में ये रचना लिखी गई थी, 1912 में। और फिर राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। किसे दी थी? मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर। तो यहाँ से देखिए 4-5 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। इसके इर्द गिर्द जो भी बनते हैं, दोहा कोश के रचयिता है सरैपा है, लुईपा है, सरैपा है, जो हिंदू कणैपा है। तो याद रखेंगे दोहा कोश के रचयिता रहेंगे आपके सरैपा। ठीक है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने, कई बार पूछा गया है, राहुल सांस्कृत्यायन ने
सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का मतलब पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने, याद रखेंगे, हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? सरेपा को माना है। ठीक है। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? स्थल मिश्र है, उस्मान है, सुंदर है, लल्लू लाल है। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रेम सागर के रचनाकार रहेंगे आपके लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के। ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, प्रेमचंद्र है, मैथिली कृष्ण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत है। तो आप इसे याद रखेंगे, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की। देखो, पैसे पंच, पैसे प्रेमचंद, ऐसा भी आप इसे याद कर सकते हो। वैसे काफ़ी पुरानी रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, सभी को याद होगी, इसमें रटने वाली इतनी बात है नहीं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ये रहेंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत प्रसिद्ध रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये तोड़ती पत्थर। इसमें क्या है, एक जो ये है कि जो दिहाड़ी मजदूरी जो करती हैं महिलाएं, आपने देखा होगा, तो वो किस प्रकार से अपने छोटे बच्चों को संभालते हुए, यानी कहीं तो आपने देखा होगा ऐसे आते जाते पीछे बांध कर तो पत्थर तोड़ती रहती है, मजदूरी करती हैं। तो निराला ने इसकी दुविधा, जो उसकी दर्द, उसकी व्याकुलता को दिखाया गया। तोड़ती पत्थर में एक नारी के दुख दर्द की कहानी दी गई है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हार की जीत कहानी के रचनाकार रहेंगे सुदर्शन, यादवेंद्र, कमलेश्वर, रांगी राघव। तो हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन। कौन है? हार की जीत सुदर्शन गएंगे इसके। ये भी देखिए व्याख्याता में पूछा गया है, तो ये बार बार परीक्षा में पूछी गई, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार कह रही हूँ। तो इसका मतलब समझिए आपको कि ये महत्वपूर्ण। वैसे आप पढ़े लिखे हो, आपको भी पता है कि कौन से जो प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण और से कौन से नहीं, क्योंकि आपने भी परीक्षा दी है, तो बार बार में आने वाले प्रश्नों का खुद ही पता चल जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां है। तो इसका उत्तर रहेगा इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ये हिंदी की पहली कहानी भी माना गया है, इंसा अल्लाह खां, रानी की केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे हैं बाबू तोताराम, शिव केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे ये रहेगा बाल मुकुंद गुप्त, और ये हरियाणा के कवि हैं। ठीक है। ये भी हरियाणा जीके में जो बच्चे एस्टेट की तैयारी दे रहे हैं, तो एस्टेट की तैयारी करें। कई बार पूछा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के हैं, तो ये कई बार जैसे हरियाणा में पढ़ते हैं, कई बार जैसे गुड़ियाणी है तो इनका गांव गुड़ियाणी, लेकिन कई बार ये रेवाड़ी में पलता है, कभी झज्जर में दिखा देते हैं, कभी से रोहतक में दिखा देते हैं, तो ज़्यादातर तो रेवाड़ी ही आता है। तो ये गुड़ियाणी रेवाड़ी के मतलब हरियाणा के कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। इन्हें की रचना शिव शंभू के चिट्ठे बहुत प्रसिद्ध रचना है, याद रखेंगे। रसिक प्रिया के रचयिता है मल्लुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। रसिक प्रिया की रचना रहेंगे केशव दास, रसिक प्रिया केशव दास। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत मतलब कि इनका जो काव्य थी, इनकी जो कविताएं थी बड़ी क्लिष्ट भाषा में थी, यानी कम पढ़े लिखे इंसानों की समझ से बाहर थी। और इसे किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर एक प्रश्न और भी बनता है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन गद्य का, तो गद्य आ जाए तो अज्ञे आएगा, कठिन गद्य अज्ञे ऐसे भी जोड़कर याद कर सकते हो। और कठिन काव्य आ जाए, कैसे काव्य, कैसे केशवदास, और किसने? दोनों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कूटज के रचयिता है शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। ये है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद कूटज के रचनाकार रहेंगे, ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है, याद रखने वाले। आंसू के काव्य के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली कृष्ण गुप्त। तो इसका उत्तर रहेगा, क्या रहेगा इसका? जयशंकर प्रसाद। अब देखो याद करने की ट्रिक देखो, अब क्या है
मान लीजिए हम शंकर की पूजा करते हैं, कोई शंकर की करता है, कोई उसकी करता है, हनुमान जी की करता है, कोई माता जी की करता है। लेकिन क्या है कि जो जो सही में पढ़ा लिखा है, वैसे तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो सही मायने में वो अपना दुख दर्द किसी अपने को बताता है, यानी अंदर से भले वो कितना टूटा हुआ, लेकिन अपना दुख दर्द अपने को या फिर हमारा दूसरा चारा क्या होता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि पहला ही होता है कि जब हम किसी मान लीजिए हम किसी कार्य में बहुत बार असफल हो चुके और बार बार प्रयास करते किसी, तो हमारे अनन्या से जब हम भगवान की शरण में जाते तो हमारे हाथों से ये भगवान हम इतनी मेहनत कर चुके, क्या कमी रहेगी, हमें इतना क्यों तड़फा रहे हो इसके लिए छोटी सी काम के लिए कि या आपके लिए मुश्किल है, तो हमारे आंसू किसके सामने निकलते हैं, जय शंकर का, यानी शंकर के सामने हमारे आंसू निकल आते हैं। जब हमें कोई चीज़ बार बार मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलती या को तड़पना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे जय शंकर प्रसाद यानी शंकर के सामने हमारे आंसू निकल आते हैं। वैसे अपनी अपनी ट्रिक है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आपको वही याद करना है, आप भी अपनी तरफ से जो आपको आसान लगे वैसे याद कर सकते हो, कोई इसमें है नहीं कि जो मैं बताऊँ वही याद करें। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिप्ट रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास है, बिहारी है, कबीर है, रहीम है। तो रहीम है चंदन विश्व व्यापत नहीं लिप्ट रहत भुजंग, ये पता है कि जो चंदन होता है, चंदन का पौधा होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्या है वो सांप लिपटे रहते हैं। तो चंदन के पौधे क्योंकि उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए सांप उसकी सुगंध को देकर लिपट जाते हैं, लिपटे रहते हैं। और भुजंग का मतलब होता है सांप, ठीक है। अब व्यापत मतलब लिपटना और विष मतलब, लेकिन क्या है इतना मतलब कि मान लीजिए ये पेड़ है, इस पर ऐसे ऐसे घूमे रहते हैं, इतने बहुत अनगिनत होते हैं। कैसे वैसे फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा, टीवी में, वैसे तो हम कहाँ देखने जाते हैं। कहा जाता है कि फिर भी चंदन का पौधा है अपने उसके विष को ग्रहण नहीं करता है, हालांकि लिपटा रहता है सांप, लेकिन फिर भी चंदन विष को ग्रहण नहीं करता है, वो सिर्फ क्या है अपनी सुगंध फैलाता है लोगों तक। तो उसी प्रकार इसमें रहीम ने संदेश दिया है कि आप कितनी ही बुरी संगति में रहें, लेकिन अपने गुणों को ना त्यागे, दूसरे का प्रभाव न आने दे। अच्छा इंसान वही होता है जो बुरी संगति में भी अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। इसके कहने का, कवि के कहने का अभिप्राय ये है। अमीय हलाल मद भरे सेज श्याम रतनार, जिये तो झुरक झुकी चुकी परत जही चतुर्थ एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तो ये आलम है, रसलीन है, बिहारी है, मतीराम है। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें बार बार पूछी गई हमें हलाल मद भरे श्याम सतरतना जीत। तो ये है रसलीन की, किसकी है देखें, अमीय, देखो आपने कभी मान लिया नहीं पढ़ा है, तो अमीय है जो जैसे अमृत को बोलते हैं, अमीय अमृत, तो ये तत्सम तद्भव वाला है। तो इसमें क्या है, ये अमृत क्या है, तद्भव वो है, तत्सम है, और अमीय क्या है, तद्भव है। तो इसे याद रखेंगे कि इसमें है तो क्या है, अमृत में क्या होता है इसको समझेंगे आप। अमीय मतलब अमृत को समझेंगे, अमीय मतलब अमृत में क्या होता है, रस होता है, क्या है, रस होता है, तो रसलीन, ठीक है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तो बड़े जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। तो ये आप याद रखेंगे, ये है तुलसीदास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पंक्ति किसकी है, रसखान की, तुलसी की, बिहारी की, मीरा की। तो ये रहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये तुलसीदास की। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परित सरिस धर्म नहीं भाई मतलब दूसरे की पीड़ा किसको समझ में आती है, जो दूसरे का हित चाहता हो। परित नहीं, दूसरे को कोई लेना देना, सब अपना ही हित चाहते हैं। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई मतलब दूसरे की पीड़ा का आजकल कोई मूल्य नहीं है, अपनी अपनी सभी को लगी रहती है। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई है, ठीक है। रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ये देखें नाम से, ये जब आप बोल रहे हो तभी आपको एहसास हो रहा होगा। मान लीजिए किसी ने इसकी व्याख्या नहीं भी आती होगी तो भी आपको लग रहा होगा। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र, इसको तो क्या कहा है, राष्ट्र कवि कहा गया है, और एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसे, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रभक्ति से और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों ने बहुत देशभक्ति से रचनाएं लिखी हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत बहुत, जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने भी लिखी है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होता मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, अगर आपको वहाँ लॉजिक मान लीजिए आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर देशभक्ति की ज़्यादातर रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की आती हैं, ये में पंक्तियाँ, तो विशेषकर माखनलाल, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वैसे भी गलत होना है तो माखनलाल चतुर्वेदी लगा देना, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो। रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, मतलब जो आपका रक्त है या नसों में पानी है सिर्फ, तो ये आपको, अगर आपको साबित करना है, जवान के लिए बोला गया, तो आप अपनी जवानी न्यौछावर करके यानी अपना सर कटवा कर मातृभूमि के लिए आप इसे क्या अपनी कुर्बानी देकर दिखा सकते हो कि हम क्या देश के युवा हैं। इस प्रकार से दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखो इसमें क्या है, प्रकृति का वर्णन किया गया। दिवस का अवसान समय था, यानी जो सुबह का जो समय होता है, मेघ में आसमान से उतरी वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, मतलब कि ये क्या है कि जब आपको जैसे बहुत ठंडा मौसम है, मेघ में आसमान से उतर रही एक संध्या, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परी है और वो आसमान से उतर रही हो, ठीक है, ऐसा ये वर्णन किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रहेगी, बार बार परीक्षा में दी गई, आप उसे याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अलंकार पूछा जाए तो आप कौन सा करोगे, धीरे धीरे, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार यहाँ से, और एक इसे मानवीकरण अलंकार। तो ज़्यादातर इसमें मानवीकरण अलंकार ही आता है, क्योंकि क्या है, प्रकृति का मानवीय रूप में वर्णन हुआ है, एक मानवीकरण अलंकार है। दूसरा इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर देखा जाए तो पहले आप इसमें वैसे परिसी, इसमें वैसे तो 3 अलंकार है। देखो एक तो पहला तो आप अगर आ जाए तो मानवीकरण करोगे, ठीक है। परिसी, सी सासी क्या उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार है। अब धीरे धीरे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आपके मन में पक्का सवाल होगा कि कौन सा करें। अगर मानवीकरण दिया गया तो सबसे पहले आप मानवीकरण करेंगे, अगर मानवीकरण नहीं दिया गया तो उपमा करेंगे, और या वो नहीं दिया गया तो फिर पुनरुक्ति। तो पहली प्रायोरिटी मानवीकरण की, ठीक है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर है, जैसी मीरा है रशखान। तो ये कबीर की पंक्तियाँ हैं। इस प्रकार जो उपदेश दिए गए ज़्यादातर कबीर के ही आते हैं, ठीक है, कबीर के। और इसे ज्ञानाश्रय शाखा का कभी कहा गया है, निर्गुण शाखा, यानी ज्ञानाश्रय शाखा ये कि ये एक ईश्वर, मतलब कि ये कहते हैं कि ईश्वर क्या है, एक है, ये भगवान क्या है, एक है, कण कण में समाया, इसका कोई रूप आकार नहीं है, निर्गुण है। इनके राम क्या है, निर्गुण थे, मतलब कोई आकार नहीं थे इनके राम। लेकिन तुलसी के राम कौन थे, जो दशरथ पुत्र थे वो राम थे, ठीक है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में है नाम लिया गया कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, यानी अष्टछाप के कितने कवि थे, मान लीजिए 8 कवि थे, मान लें कि है ही 8, अष्ट मतलब 8। तो इसमें क्या है, 8 कवियों में आपके थे जो सूरदास थे, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सबसे छोटे आ जाए तो इसमें कुंभन दास करेंगे, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, भोजपुरी ब्रज भाषा, प्राकृत, अवधि। रामचरितमानस की भाषा थी अवधि, और ये तुलसीदास की रचना थी, ठीक है, तुलसीदास, ये भी आप याद रखेंगे। और लगभग इसको 2 साल 7 महीने इसको लगे थे लिखने में, कई बार पूछ लिया जाता है। भूषण किस रस की कवि थे, रौद्र के, वीर रस की, करुण सिंह के, श्रृंगार। तो सबसे पहले आप श्रृंगार लिखना देख ले। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो श्रृंगार अब भी गलत लिखते हैं, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहले तो श्रृंगार को देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर श्रृंगार नहीं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भूषण क्या थे, वीर रस के कवि थे। कई बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि रीतिकाल का एकमात्र ऐसा कवि जो वीरता से संबंधित रचनाएं लिख रहा था, या वीरता से भरी रचनाएं लिख रहा था, तो या वीर रस में रचनाएं लिख रहा था। तो याद रखेंगे, रीतिकाल में सभी कवि क्या कर रहे थे, आश्रयदाताओं की भरपूर क्या है प्रशंसा कर रहे थे। बिकरनी जिसके खाएंगे उसका तो गाएंगे, वही वाली बात है ना, जिसका खाए उसका गाए। तो जिसमें ये उनको क्या है, अगर वो प्रशंसा नहीं करेंगे तो भाई कुछ मिलेगा नहीं। जैसे बिहारी हैं, ठीक है, वो भी खूब उन्होंने प्रशंसित लिखा है। तो इधर देखेंगे वीर रस, लेकिन भूषण ऐसे थे जो वीर रस से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे। हिंदी का आदि कवि, ऐसा नहीं कि भूषण ने प्रशंसा नहीं की,
70 साल की इन्होंने कही है, लेकिन कहा जाता है कि फिर भी ये देश के लिए काफ़ी अच्छा लिख रहे थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान सरेपार, शंभू, पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है शंभू को। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। हिंदी का आदि कवि शंभू को कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 4 है, 5 है, 6, 7 है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया, 7 है। तो देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें कितने हैं, इसमें कितने। देखो रामचरितमानस, इसमें क्या है? से लास्ट में से समाप्त हो रहा है, से। तो से क्या बनता है? 7 से। ठीक है, रामचरितमानस इसमें से आया है तो से शुरुआत करेंगे, 7। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संस्कृत, हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें व्यंग्य लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर प्रसाद क्या है? व्यंग्य लेखक है। और इनकी जो रचनाएं हैं ज़्यादातर व्यंग्य प्रधान है। व्यंग्य किया गया कटाक्ष के माध्यम से, जिसमें कहना कुछ चाहता हो और सीख इसमें कुछ और छुपी हो। ठीक है। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करते हैं। आपका बंटी राजनीतिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, शिक्षा समस्या है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। तो आपका बंटी नाम से ही प्रतीत हो रहा है। आपका बंटी मतलब किसी बच्चे का नाम होगा। बंटी नहीं बोलते बच्चे को, बंटी कुछ भी जो अपने घर में प्यार से बोलते। तो आपका बंटी कैसी है? तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। जैसे क्या है कि आजकल के युग में होता है ऐसा, जैसे मम्मी पापा की नहीं बनती है तो क्या क्या करते हैं, वो तलाक ले लेते हैं। तो वो तो अलग अलग रहने लग जाते हैं। भी मान लीजिए वो तो इतने परेशान नहीं होते हैं, एक दूसरे की नहीं बनती हो जाते, लेकिन इसका प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर बहुत पड़ता है। बच्चे क्या है, बच्चों को तो भी मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, लेकिन अलग अलग, या उसको पापा का प्यार मिलेगा या उसको माँ का, एक का ही प्यार मिलेगा। और फिर ये प्रभाव क्या है उनकी, उसकी न तो बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल पाती है, न बच्चों को अच्छे संस्कार मिल पाते हैं। तो आज के युग की इस बहुत बड़ी समस्या है तलाक से जुड़ी समस्याएं, जो बच्चों की मानसिकता को बहुत प्रभावित करती हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी है, रमेश बख्शी है, राजेंद्र यादव है, दुर्गा प्रसाद शुक्ल है। तो इसके आपके रचना राजेंद्र अवस्थी रहेंगे। हिंदी पत्रिका, पहले तो बात तो ये क्या है, ये पत्रिका किस में है? हिंदी में है। फिर एक कादम्बिनी पत्रिका है, कादम्बिनी की है राजेंद्र अवस्थी। कई बार पूछा जाता है कि ये अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, तो याद रखेंगे ये क्या है? हिंदी में है। और राजेंद्र अवस्थी के। दिनकर किस रस के कवि माने गए हैं? तो रौद्र है, क्रूण है, वीर रस है, श्रृंगार रस है। तो दिनकर माने गए हैं वीर रस के। दिनकर भी वीर रस के माने गए हैं और भूषण भी माने गए वीर रस के। लेकिन भूषण का आप याद रखेंगे ये रीतिकाल से संबंधित है। ठीक है। निराला को कैसा कवि कहा जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। निराला को कहा जाता है क्रांतिकारी। बार बार में पूछा गया नहीं कि ये बादल राग जो कविता है, जिसमें क्या बादलों को यानी संबोधित कर रहे, तुम इतना वर्षों की, इस तरह जैसे कुकुरमुता है, बादल राग है। तो इनकी क्रांति से संबंधित कविताएं आपको ज़्यादा मिलेगी। शोषक और शोषितों पर लिखी गई, या जमींदारों पर या मजदूरों पर लिखी गई। इन्होंने क्या लोगों के सामान्य जनजीवन को जागरूक किया अपने अधिकारों के प्रति, कि ऐसा युग लाओ कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये समाप्त हो जाए, समानता का व्यवहार हो, कोई अमीर गरीबी के बीच में खाई ना हो, कोई शोषक ना हो, कोई शोषित ना हो। जैसे बादल राग है, कुकुरमुता, इसकी व्यंग्य या क्रांति से संबंधित रचनाएं, इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? भाई पुनर्वाह है, परख है, सेवा सदन है, एकदा मिश्रण है। तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, परख किसका है? जैनेन्द्र का है। और ये मनोविश्लेषणवादी माने गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। मनोविश्लेषणवादी में आएंगे इलाचंद्र जोशी भी आते हैं, जैनेन्द्र भी आते हैं, और देवरथ, ये मतलब 3 आते हैं इसमें। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र इसमें प्रमुख हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी गद्य का जन्मदाता। गद्य का मतलब होता है, जैसे गद्य का मतलब है जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। काव्य का मतलब होता है सिर्फ कविता, काव्य के अंदर सिर्फ आपकी कविताएं आएंगी, बाकी बच्चा कुचा सब गद्य में आ जाता है। तो गद्य के जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो कहा जाता है ये सिर्फ 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु, नहीं 1835 में,
1885 में। कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 35 वर्ष इनकी ये जिए थे, सिर्फ 35 साल की इनकी उम्र थी। 1850 और 1885, 1850 1885 देख ले भाई, लगभग 35 साल इनकी उम्र बताई जाती है। और 35 साल में पूरे युग का नाम इनके युग पर पड़ गया था, मतलब भारतेंदु युग कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु युग कहा गया। तो सोच कर देख सकते हो कि इन्होंने जब पूरे युग का नाम किसी एक व्यक्ति के नाम पर पड़ता है तो कितना प्रसिद्ध और कितना मेहनती, कितना प्रतिभाशाली होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदानंद सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी कई बार पूछा गया, ये नहीं कि आपने सब इंस्पेक्टर देख लिया, तो ऐसा नहीं है, ये बार बार में आता है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। हिंदी किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो श्रवण काल कहा जाए, हिंदी श्रवण काल कहा जाता है, हिंदी युग का श्रवण काल कहा जाता है भक्ति काल को, क्योंकि भक्ति काल में ही अब नाम से पढ़ती तो भक्ति काल से संबंधित रचनाएं लिखी गई थी, भक्ति से संबंधित लिखी थी। इस काल में बहुत सुधार हुए हैं, लोगों में समानता का व्यवहार होता है। जैसे ये रामानंद है, तो इन्होंने सभी जातियों के लिए अपने क्या दरवाजे खोल रखे थे, कोई भी ज्ञान प्राप्ति कर सकता था इनसे। तो ये मान के चलो उसमें समानता यानी भेदभाव नहीं होता था, जाति पाति नहीं थी, इसलिए इसको श्रवण युग कहा गया है। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास और वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु थे कौन थे? वल्लभाचार्य, बार बार पूछा गया है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु, ठीक है। और रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद थे कबीरदास के, कबीरदास के, रैदास के भी और कबीरदास के भी एक ही थे, रामानंद गुरु थे, ये भी याद रखेंगे। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। तो याद रखेंगे महाकाव्य। अब ये खंड काव्य, महाकाव्य ये क्या चीज़ है? तो ये देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। भाई खंड काव्य में वो होता है जिसमें क्या है, जैसे नायक या नायिका के किसी एक पक्ष का वर्णन है। मान ली वीरता का है तो उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वीरता ही मिलेगी, या फिर उनकी शादी से संबंधित सिर्फ शादी मिलेगी, या उनकी शिक्षा से संबंधित तो शिक्षा मिलेगी, वो खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य ये होता है कि नायक या नायिका के जन्म से लेकर मृत्यु के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, वो होता है महाकाव्य। और किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, वो खंड काव्य होता है। तो वैसे इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये चंपू काव्य क्या चीज़ है भाई? जिसमें गद्य और पद्य यानी गद्य प्लस पद्य दोनों में रचनाएं की जाती है, यानी गद्य भी मिलेगा, कहीं गद्य में लिखी गई, कहीं पद्य में, दोनों का मिश्रण जो होगा वो चंपू काव्य। अब मुक्त काव्य क्या? मुक्त काव्य में पूरी आज़ादी होती है, इसमें कोई छंद अलंकार इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी, रसखान, गणानंद, सूरदास। ये सभी को आ जाता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। और इनके क्या है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जैसे देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो इनकी एक दोहों के बारे में कहा, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़े गहरे करते हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? बिहारी। तो इनकी कोई पिचकारी बोलता है इनकी दोहों को। अब महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। महाभोज की रचना की प्रधान समस्या, महाभोज जो रचना है इसकी जो समस्या है, ये क्या समस्या है महाभोज रचना की? तो ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या है। महाभोज रचना की क्या समस्या है? राजनीतिक समस्या है। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा औरत है। तो याद रखेंगे वापसी क्या है? कहानी। तो वापसी कहानी देखिए, वापसी कहानी से है कि एक रिटायर्ड पुरुष की कहानी है, बुजुर्ग की कहानी है, रिटायर्ड बुजुर्ग की कहानी है, जो क्या पूरी ज़िंदगी कमाता है और फिर वो उसे लगता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसे इकट्ठे किए, बच्चों का पालन पोषण किया, अपनी जिम्मेवारी की है, अब तो ये कमाने लगे और मैं घर बैठ के आराम करूँगा और क्या है अपने जो बची हुई ज़िंदगी अपनी खुशी से बिताऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये रिटायर्ड आता है तो इसकी मतलब ये
टोका टोकी बार बात पर की जाती है और इसमें कोई सम्मान नहीं होता। और फिर ये इसको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, काश मेरा वो ऑफिस ही अच्छा था। ये पछतावा करता है, इसमें इस बुजुर्ग की कोई इज्जत नहीं। तो ये बड़े दुख दर्द की व्यथा देखी। आजकल के ज़माने में बच्चे हैं जो बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं और अपने आधुनिक युग में संस्कारों को भूलते जा रहे। तो इस कहानी में ये शिक्षा दी गई है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर, सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था किसकी है, निराला की है तोड़ती पत्थर। ठीक है। व्यंग्य परक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। तो ये देखें नाम से यथार्थवादी में वास्तविकता से जुड़ी हुई, वास्तविकता में कितना दुख दर्द होता है। तोड़ती पत्थर की एक मजदूरी महिला की कहानी है, कविता है वैसे तो ये, लेकिन कविता के माध्यम से भी, क्योंकि जैसे कि कोई तो भाई एसी में सोता है बैठता है, लेकिन कोई की औरत है जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पत्थर तोड़ती है, कड़ी धूप में इतना कठोर काम करती। तो ये निराला ने इसको दर्शाया है। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध से ही प्रदेश का नाम चुनिए। भाई फणीश्वर नाथ रेणु का कौन से प्रदेश में, यानी कौन से, जिसको आप राज्य कहें या स्टेट कहें, संबंध है? महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल है, उत्तरांचल है। तो ये आप सभी जानते हैं, इनका क्या है, बिहार से, बिहार के पूर्णिया जिले में। वो कई बार पूछा गया है, बिहार के पूर्णिया जिले। और इनका एक बड़ा उपन्यास प्रसिद्ध है, इनका है मैला आंचल। बहुत ये पहला इसका नाम क्या है, मैला आंचल। और ये आंचलिक ढंग का सबसे पहला उपन्यास है और ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। बहुत प्रसिद्ध, बार बार परीक्षा में आता है कि इनका आंचलिक उपन्यास, सबसे पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा लिखा गया, कब लिखा गया? 1954 में मैला आंचल है। और ये आंचलिक होता क्या है? आंचलिक ये होता है कि जैसे क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, क्षेत्र विशेष से। और क्षेत्र विशेष भी कौन सा? क्षेत्र विशेष ये भी पूछा गया कि आंचलिक के शब्द कैसा है, इसमें किस तरह का वर्णन, तो क्षेत्र विशेष। और क्षेत्र विशेष में भी क्या है, जैसे हमारे देहाती जीवन है, जो गांव का जीवन होता है, जो खेती बाड़ी जो हम करते हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें दर्शाई जाती हैं गांव से जुड़ी हुई, जो क्षेत्र विशेष का वर्णन है। और ये गांव से संबंधित जो क्षेत्र उसका वर्णन दिया गया। और पहला आंचलिक का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मगही। तो आप याद रखेंगे ये है मैथिली, विद्यापति की पदावली। और देखिए एक ये भी आता है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, इनकी भाषा भी कई बार पूछ लिया जाती है। तो इनकी क्या है, अपभ्रंश है, याद रखेंगे अपभ्रंश है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की। कई बार इनकी अवभट विधि, अगर अपभ्रंश ना आए तो आप अवभट करेंगे। ठीक है, अपभ्रंश ना आए तो अवभट करेंगे। और अपभ्रंश, ज़्यादातर अपभ्रंश आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया था। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। खालिस्तान को उग्र कहते हैं रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेंद्र शर्मा आगे। तो पांडे बेचन शर्मा को क्या करते हैं? उग्र कहते हैं। तो ये देखिए कवियों के मैंने उपनाम भी करवा रखे, सारे कवियों के। जिसने उपनाम से संबंधित वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। उपनाम भी काफ़ी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी जितने भी लेखक हैं उनके मैंने उपनाम करवा रखे। उपनाम आप जरूर याद करके जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो रहेंगे, इसका उत्तर आपका रहेगा जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह। शेष कादंबरी के रचयिता है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सरावगी। तो इसका रहेंगे शेष कादंबरी के रचयिता अलका सरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, बार बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है राग दरबारी। राय मासूम रज्जा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी। श्रीलाल शुक्ल का किसका है? ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास है। पुस की रात कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने 300 प्लस कहानियाँ लिखी थी। याद कई बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी, तो इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी। तो इसमें है प्रेमचंद, शिवपूजन शाह, निराला प्रसाद। तो ये आपका उत्तर ये रहेगा
ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। पुष्प की रात, पैसे पुष्प, पैसे प्रेमचंद, ठीक है। और प्रेमचंद के में इनका जो हम ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे, उर्दू में नवाब राय से, कई बार पूछा जाता है, उर्दू में नवाब राय से लिखते थे। और इनका मूल नाम क्या था, अमृत राय। मूल नाम आ जाए तो मूल नाम इनका अमृत राय था, अमृत राय, मूल नाम अमृत राय। और इनका जो उर्दू का नाम था वो नवाब राय था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। दुर्गस्वामी नाटक के रचयिता है। पहले तो दुर्गस्वामी क्या है, नाटक है, ये इतना याद, दुर्गस्वामी क्या है, नाटक है। अब ये किसका है, रामकर वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारती हरिश्चंद्र। तो ये जयशंकर प्रसाद का है दुर्गस्वामी। तो इसी प्रकार आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं या फिर आप साहित्य, संपूर्ण एनसीईआरटी, संपूर्ण व्याकरण करना चाहते हैं निःशुल्क, तो आप एचटेट या ईएमआरएस या केवीएस टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के अबाउट में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ये पीडीएफ वगैरह मैं सारे टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।